नमस्कार दोस्तों। आज के इस डीप एनालिसिस में हम बात करने वाले हैं मार्केट के मनी फ्लो, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी और एक बेहद पावरफुल कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसे हम सेक्टर रोटेशन कहते हैं। आज हम सीधा इस बात पर फोकस करेंगे कि बड़े इंस्टीट्यूशंस का पैसा आखिर कहाँ जा रहा है। बिना किसी देरी के चलिए सीधा शुरू करते हैं। तो आज का हमारा एजेंडा बहुत ही क्लियर है। हम सेक्टर रोटेशन के कॉन्सेप्ट से लेकर करंट मार्केट मैक्रो, आउट परफॉर्मिंग और अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स और फाइनली स्मार्ट मनी स्ट्रैटेजी को कवर करेंगे। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, सेक्टर रोटेशन का कॉन्सेप्ट। देखिए, मार्केट में कभी भी सारा पैसा एक साथ हर जगह नहीं जाता। ये जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस या FIIs हैं, ये अपना कैपिटल डायनामिकली उन सेक्टर्स में रोटेट करते हैं जहां उन्हें स्ट्रेंथ दिखती है, और जो सेक्टर्स वीक या साइडवेज हो जाते हैं वहां से वो अपना पैसा निकाल लेते हैं। यही सेक्टर रोटेशन का कोर लॉजिक है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, करंट मार्केट की स्थिति। देखते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट में अभी ये रोटेशन काम कैसे कर रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो अभी 4 बड़े मैक्रो फैक्टर्स हमारे मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं। क्रूड ऑयल की हाई कीमतें, कमजोर होता रुपया, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशंस और FIIs की हेवी सेलिंग। अब इसका नतीजा क्या हो रहा है? ये सारे प्रेशर्स कैपिटल को रिस्की हाई बीटा स्टॉक से बाहर निकालकर सीधा सेफ डिफेंसिव स्टॉक्स की तरफ धकेल रहे हैं। तो चलिए सेक्शन 3 में देखते हैं कि ये आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स जो अभी सेफ हेवन बने हुए हैं आखिर हैं कौन से। यहाँ फार्मा और FMCG जैसे डिफेंसिव जोन्स में गजब की स्ट्रेंथ दिख रही है। IBEF और HDFC स्काई का डेटा कंफर्म करता है कि फार्मा अभी एक सॉलिड ग्रोथ फेज में है। इसका सीधा कारण है डॉलर से होने वाली कमाई, कमजोर रुपया और ग्लोबल हेल्थ केयर की लगातार डिमांड। वहीं FMCG की बात करें तो टिकर टेप के मुताबिक इकोनॉमिक स्लोडाउन में भी ये बहुत स्टेबल रहते हैं, क्योंकि इनकी डिमांड डेली एसेंशियल्स की होती है। टाटा कंज्यूमर, ITC और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे स्टॉक्स इसके परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ एक कैच भी है। द इकोनॉमिक टाइम्स की ये वार्निंग देखिए। डिफेंसिव होने के बावजूद FMCG में इन्फ्लेशन का रिस्क तो है। अगर क्रूड ऑयल महंगा रहा और गल्फ में टेंशन ऐसे ही बनी रही तो इन कंपनीज के मार्जिन्स और ग्रोथ पर तगड़ा प्रेशर आ सकता है। मतलब आंख बंद करके पैसा नहीं लगाना है, रिस्क हमेशा रहता है। अब डिफेंसिव के अलावा मोमेंटम कहाँ है? हाई क्रूड प्राइसेस का फायदा सीधे ONGC और ऑयल इंडिया जैसे सिलेक्टिव एनर्जी स्टॉक्स को मिल रहा है। और डिफेंस सेक्टर की तो क्या ही बात करें। गवर्नमेंट की अग्रेसिव स्पेंडिंग, मेक इन इंडिया और बढ़ते डिफेंस बजट ने इसे एक स्ट्रक्चरल लॉन्ग टर्म थीम बना दिया है। HAL और BEL जैसे स्टॉक्स में ये मोमेंटम साफ दिखा जा सकता है। इस मोमेंटम को संदीप सबरवाल के इस कोट से समझिए। वो कहते हैं कि डिफेंस में जब भी कोई करेक्शन आता है ना, बड़े इंस्टीट्यूशंस तुरंत उस डिप को एग्रेसिवली बाय करने आ जाते हैं। ये दिखाता है कि स्मार्ट मनी इसे सिर्फ एक शॉर्ट टर्म प्ले नहीं बल्कि एक लंबी रेस की थीम मान रही है। अब इन सब बातों के बीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल उठता है। स्मार्ट मनी पैसा स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स में डाल तो रही है, लेकिन वो पैसा आखिर निकल कहाँ से रहा है? यही डिस्कस करेंगे हम सेक्शन 4 में, अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स। वीक सेक्टर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आ रहा है IT का। ग्लोबल स्लोडाउन का डर, टेक स्पेंडिंग में कमी, AI डिसरप्शन की टेंशन और US रिसेशन की आशंकाओं ने इस सेक्टर को दबा रखा है। रॉयटर्स की रीसेंट रिपोर्ट भी यही कह रही है कि इन्फोसिस, विप्रो और LTTS जैसे बड़े IT जायंट्स के चार्ट्स पर हेवी सेलिंग प्रेशर और लोअर हाइज साफ साफ नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बाकी अंडर परफॉर्मेंस की बात करें तो PSU बैंक्स में प्रॉफिट बुकिंग, FII सेलिंग और इंटरेस्ट रेट की टेंशन साफ दिख रही है। तभी बैंक निफ्टी बार बार रेजिस्टेंस से नीचे आ रहा है। लेकिन सबसे डेंजरस जोन अभी हाई बीटा मिड कैप्स बने हुए हैं। यहाँ एक्सट्रीम ओवरवैल्यूएशन और बहुत ज़्यादा रिटेल पार्टिसिपेशन था, और अब वहीं से अग्रेसिव प्रॉफिट बुकिंग का अनवाइंडिंग शुरू हो गया है। रॉयटर्स ने भी इस बात को कंफर्म किया है कि रीसेंट करेक्शंस में सबसे ज़्यादा डैमेज मिड कैप और स्मॉल कैप सेक्टर्स में ही हुआ है। ये इस बात का ग्राउंड लेवल प्रूफ है कि इंस्टीट्यूशंस अपना रिस्क कम कर रहे हैं और ओवरवैल्यूड जगहों से तेजी से पैसा निकाल रहे हैं। तो अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल सेक्शन पर, स्मार्ट मनी स्ट्रैटेजी। इस सारे डेटा को देखकर हमें क्या एक्शन लेना चाहिए? प्रोफेशनल ट्रेडर्स की 3 स्टेप प्लेबुक बहुत सिंपल है। पहला, ब्रॉडर मार्केट में रिलेटिव स्ट्रेंथ ढूंढिए। दूसरा, एक आउटपरफॉर्मिंग सेक्टर के अंदर एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक पकड़िए। और तीसरा, सबसे क्रूशियल रूल, कमजोर सेक्टर्स में अग्रेसिव बाइंग से बिल्कुल दूर रहिए। ट्रेंड के अगेंस्ट जाकर गिरते हुए चाकू को नहीं पकड़ना है।
इस करंट सिचुएशन में ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स की अप्रोच बिल्कुल अलग होनी चाहिए। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपका पूरा फोकस रिलेटिव स्ट्रेंथ और मोमेंटम पर होना चाहिए। वहां ट्रेड करें जहां सेक्टर और स्टॉक दोनों अलाइन हो। और अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो फोकस डिफेंसिव एक्यूमुलेशन पर रखें। स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल थीम्स में डिसिप्लिन के साथ एसआईपी करते रहें और वीक सेक्टर्स में इमोशनल होकर एवरेज डाउन करने की गलती से बचें। अगर आज के इस पूरे एनालिसिस से एक चीज आपको अपने साथ ले जानी हो तो वो ये है, स्टॉक मार्केट में सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक ढूंढ लेना काफी नहीं है, उस स्टॉक का एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर में होना कहीं ज्यादा जरूरी है। सेक्टर रोटेशन ही मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड तय करता है और इसी मनी फ्लो के साथ चलना अल्टीमेट सक्सेस दिलाता है। तो इस डीप एनालिसिस के बाद आप सबके लिए एक सवाल, करंट डेटा को देखते हुए आपको क्या लगता है कि अगला बड़ा स्ट्रक्चरल मूव किस सेक्टर में आएगा? अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर ये एनालिसिस पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और स्टॉक मार्केट आसान है को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही इंसाइटफुल एनालिसिस के साथ फिर मिलेंगे।